हेलो एवरीवन, हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ सेल। सेल क्या होती है? सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे एक घर के अंदर अलग अलग रूम होते हैं, रूम की अपने अपने काम होते हैं। जैसे किचन का अपना रोल होता है, बेडरूम का अपना रोल होता है, या ड्राइंग रूम अपना रोल होता है, या फिर बाथरूम, ओके, या फिर टॉयज़ रूम या स्टडी रूम, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। ओके, ऐसे ही सेल के अंदर अलग अलग रूम होते हैं। सेल के अंदर अलग अलग रूम होते हैं और उस रूम के अलग अलग फंक्शन होते हैं। वो रूम को हम क्या बोलेंगे? कंपार्टमेंट या फिर सेल ऑर्गेनेलीज। कंपार्टमेंट या फिर सेल ऑर्गेनेलीज। फर्स्ट कंपार्टमेंट यानी कि फर्स्ट सेल में एक सेंट्रलाइज लोकेशन होता है। सेंटर में क्या लोकेटेड होता है? दिस इज़ न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? घर का मुखिया है। जैसे घर का मुखिया होता है ना, पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। ऐसे ही ये सेल का मुखिया होता है, ये पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल ओवर द सेल। कौन करता है सेल को कंट्रोल? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के साथ ये क्या लाइज है? नेट लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अपना फंक्शन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो ये सब अपना अपना फंक्शंस करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटो मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइटो क्या है? थ्रेड। कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दिस इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? क्योंकि जैसे ही फूड आता है ब्लड में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न हो जाता है। उसके बाद वो सारा सब्सटेंस कहाँ जाता है? वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी तो चाहिए हमें काम करने के लिए। एनर्जी कहाँ से बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और ये रेस्पिरेशन में रोल करती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या रोल करती है? फूड को बर्न कर दिया ऑक्सीजन से, फिर वो क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। बस दिस इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं? गोल्जी बॉडीज़ को हम कहते हैं कि सिक्रेटरी वसाइकल्स बोल सकते हैं। गोल्जी बॉडीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? सिक्रेटरी वसाइकल। इस सिक्रीशन का काम करती हैं। मीन्स हार्मोन को सिक्रीट कर दिया, लाइसोसोम बना दिया, एक्रोसोम बना दिया, योक बना दिया। और गोल्जी बॉडीज़ को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए। पहले कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल आते हैं कहीं से। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं से एक रॉ मटेरियल आता है। जैसे दूध की थैली आती है मार्केट से। वो दूध की थैली कैसे बनती है? पहले तो वो डेयरी या फार्म से मिल्क आएगा फैक्ट्री में आकर पास्चुराइज होगा, फिर वो डिलीवर्ड होगा। अब बात सुनिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। अब जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिल्क बनता है। मिल्क कहाँ से आता है? फार्म से आता है। मिल्क कहाँ से आता है? फार्म से आता है। सपोज वो फार्म क्या है? ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उस फार्म के पास फैक्ट्री है मिल्क बनाने की, पास्चुराइज्ड करने की। वो फैक्ट्री कौन सी है? राइबोसोम है। वो फैक्ट्री कौन सी है? फार्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फैक्ट्री राइबोसोम है। और वहाँ से दूध के पैकेट्स जो डिलीवर्ड होते हैं, वो कौन डिलीवर करता है? गोल्जी बॉडीज़ डिलीवर करता है। गोल्जी बॉडी सिक्रीशन का काम करता है। ठीक है, फार्म है, दिस इज फार्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दिस इज फैक्ट्री राइबोसोम, एंड दिस इज सेंडर और सिक्रीशन। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ क्या है? सेंटर और सिक्रीशन करने का काम करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर होती है, ठीक है। ये आउटर लेयर एक डोर का काम करती है। ये क्या करती है, अलाउ करती है कि कौन पर्सन अंदर आएगा, कौन पर्सन अंदर नहीं आएगा। अब एक घर है, अब एक घर में कोई आउटसाइडर अंदर आता है, आउटसाइडर तो अंदर आ नहीं सकता, जो घर के पर्सन होते हैं वही तो अंदर आता है। वो कौन अलाउड करता है, एक जो वॉचमैन बाहर बैठा रहता है, या फिर ठीक है एक वॉचमैन जो बाहर बैठ रहता है वही अलाउड करता है कि जिसको अंदर आना है वही अंदर आएगा। तो वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डोर का काम करता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेमा भी कहते हैं। सेल की मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि एक वॉचमैन का काम करती है। वॉचमैन मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ ही पर्सन्स को सिलेक्ट करती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है कि जिसको अंदर आना है उसको अंदर आएगा और बाकी सब बाहर रहेंगे। ओके, तो ये क्या है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है। सेल के अंदर एक ऐसा फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म का रोल पता है क्या होता है, कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पोजीशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से यहाँ नहीं खिसक सकता है, ये यहीं फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, अगर उसमें हम कुछ मूंगफली डाल दिया या हमने उसमें कुछ और डाल दिया, कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया, वो जिस जगह जाके चिपक जाएगा उसी जगह पर रहेगा। तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के, उन सब की पोजीशन को फिक्स रखता है। क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है। ओके, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है। ओके, किस में होती है, ये प्लांट सेल में होती है। इसमें होती है, ये प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल में होती है या प्रोकैरियोट्स में होती है, फंजाई में होती है। ओके, बट एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल क्या करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है सेल की, ठीक है। अब न्यूक्लियस अभी बताया था, न्यूक्लियस क्या है, घर का मुखिया है जो कि पूरी सेल को कंट्रोल करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है। मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर क्या होते हैं, कि हम अपने माँ बाप की जैसे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की जैसे होते हैं। अपने पेरेंट्स की जैसे क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट से प्रोजेनी में आती है, ऑफस्प्रिंग में आती है। वो कौन ट्रांसफ़र करता है, व्हीकल्स देता है। वो व्हीकल्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो व्हीकल्स का नाम क्या होता है, डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डीएनए ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो डीएनए ही इस सेल को कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। लाइसोसोम क्या होते हैं, अब देखो, अब न्यूट्रिएंट्स, कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो बॉडी में चले गए, वो तो बॉडी में है, ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, उसका बर्न हो जाएगी और क्या बन जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। लेकिन जो वेस्ट होगा, जैसे मम्मी बाज़ार से सब्ज़ी लाती हैं, सब्ज़ी को छीलना भी तो पड़ता है, उसको सब्ज़ी को छीलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने उस सब्ज़ी को ऐसे काट के बना लिया, उस सब्ज़ी को छील के वेस्ट निकालते हैं पहले उसका, ठीक है, वेस्ट को हम थ्रू आउट करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं तो उसमें वेस्ट भी तो होता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कचरा भी होता है, उस कचरा को बाहर निकालना पड़ता है। वो कचरे को बाहर कौन निकालता है, लाइसोसोम उस कचरे को डिग्रेड करेगा और जो डिग्रेड सेल्स होंगी उन्हें ही सेल्स को खाना शुरू कर देगा। इसलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, कि ये अपनी ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे कहते हैं डाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है, देखो मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है दोनों में, ठीक है, बोथ हैविंग द सेल मेम्ब्रेन, बोथ हैविंग द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, ये सब तो दोनों में कॉमन होता है। लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, ठीक है। लाइसोसोम एनिमल सेल में होते हैं, सेंट्रियोल भी एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में होते हैं। ओके,
तो ये आप याद करिएगा। अभी देखो, ये है एनिमल सेल, ये सेंट्रलाइज लोकेशन किसकी है, न्यूक्लियस की है। न्यूक्लियस क्या करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, एक फार्म था ना, जहाँ से मिल्क फार्म है, डेयरी फार्म है, ठीक है, डेयरी फार्म के जैसा है ये, ओके। वहाँ से ये मिल्क कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है। इसके ऊपर आप देख रहे हो छोटे छोटे पोर्स हैं, इसके ऊपर आप ये देख रहे हो कि छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। छोटे छोटे पोर्स क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। यहाँ से मिल्क प्रोटीन फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और गोल्जी बॉडी सिक्रीशन है। गोल्जी बॉडीज़ क्या है, सिक्रीशन है, सिक्रीशन करने का काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब प्लांट सेल, अब देखो दिस इज प्लांट सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट कंटेन करती है। और ये क्या है, वैक्यूल्स। सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनिज होती है इसमें वैक्यूल्स। इसमें वैक्यूल्स होती है एनिमल में, लेकिन छोटी होती है, इसमें काफ़ी बड़ी होती है, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कवर करता है, एक डोर का काम करता है, सिलेक्शन का काम करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। तो ये इसके 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है, एनर्जी रिक्वायर करता है, और पैसिव में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स अगर हम ऊपर से फेंकते हैं तो हम ऐसे ही फेंक देंगे, ठीक है, ऐसे ही फेंक देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई लिविंग थिंग्स ऊपर के से फेंकनी है, अगर हम किसी भी लिविंग थिंग्स को ऊपर से फेंक सकते हैं डायरेक्टली, नहीं फेंक सकते ना। तो हम क्या करेंगे, एक बैग लेंगे, उस बैग में उस चीज़ को रखेंगे, रस्सी लगाएंगे और रस्सी से धीरे धीरे नीचे डालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। या फिर दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि ऊपर से कोई भी चीज़ तो ईज़िली फेंक सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ फेंकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर हमें ऊपर से कोई चीज़ फेंकनी है तो उसमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नीचे से कोई चीज़ जा रही है तो हम ATP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हम इजीली उसको फेंक सकते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर, और डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, या वो उनका मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली वाटर मूव करता है। ऑस्मोसिस में क्या है कि जैसे हमारे घर में RO सिस्टम लगा है, ठीक है। RO सिस्टम क्या करता है कि जो पानी है उस पानी को प्योर करता है, जो गंदा पानी होता है उसको प्योर करता है, ठीक है, मतलब उसको छानने का काम करता है। छानने के लिए क्या चाहिए, उसको एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन चाहिए ना, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ऑस्मोसिस क्या रिक्वायर करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर करती है। सेमी क्यों, हाफ, कि वो वाटर को तो अलाउ करती है पर जो अदर मटेरियल होता है उसको वो अलाउ नहीं करती, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ वाटर और द सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मेन वाटर है, मेन वाटर यहाँ पर फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद प्योर वाटर बन गया, ओके। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में तीनों तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं या मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे कि हम अपने घर में आप देख सकते हो गैस, जैसे कि हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती की गंध पास के पड़ोसी तक भी चली जाती है,
या फिर हम डिओ वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो उसकी फ्रेगरेंस एरोमा इतना तेज़ होता है कि दूर तक भी जा सकती है उसकी खुशबू। और गैस तो का एग्ज़ाम्पल है। अगर हम लिक्विड का एग्ज़ाम्पल देखें तो पानी में अगर हमने लेमन जूस को उसमें हमने ड्रॉप डाली एक लेमन जूस की, तो क्या मिक्स हो जाता है, या फिर हम एक छोटा सा कलर, एक ड्रॉप डालते हैं कलर की वाटर के अंदर, तो वो पूरा उसी कलर का बन जाता है। ठीक है। और सॉलिड का एग्जांपल देखिए कि अगर हम एक गिलास पानी में आइस क्यूब को डालते हैं, आइस क्यूब तो सॉलिड है ना, आइस क्यूब को डालते तो वो पूरी सॉल्युबल हो जाती है उसमें। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ओके। अब इसका कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका यूज़ हुआ था डिफ्यूजन का मतलब जैसे कि लंग्स में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र होता है, डिफ्यूज़ होती है, बाहर से अंदर से CO2 बाहर निकलती है और बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये डिफ्यूजन है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, कि मतलब रूट से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है और लीफ के थ्रू बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, स्प्रेड ऑफ द ओरेमा। तो ये आपको चैप्टर रीड करना है, इसे पढ़ना है, ओके, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। धन्यवाद।